गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में हम 11 सितंबर पे पहुंच चुके हैं और 10 नए एरियाज को कवर करेंगे। एमसीक्यू के थ्रू 10 नए करंट अफेयर्स को कवर करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। सो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 एंड मैंने जब प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक किया तो वहां पर एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस थी उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। और जब आप एमसीक्यूज को उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको मेंस के अंदर भी हेल्प करता है। तो आपको यहाँ पर जल्दी से टारगेट को सेट करना है। कट ऑफ जो है वो 6 मार्क्स की रखी गई है, मतलब आपको 6 क्वेश्चन जो है वो ठीक करने ही करने हैं टू बी इन द सेफ जोन। अदरवाइज आप चाहें कितने भी स्कोर को यहाँ पर अपने टारगेट के तौर पर रख सकते हैं, लेकिन कोशिश आपको ये जरूर करनी कि ग्रेजुअली जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करते जाते हैं डेली बेसिस के ऊपर, कोशिश करिएगा कि आपका जो स्कोर है वो अपर ब्रैकेट के अंदर आता चला जाए। ना यहाँ पर टॉपिक्स में आपको जल्दी से दिखा देता हूँ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर, 2 क्वेश्चन इस पर रहेंगे। इंडियन इकोनॉमी को लेकर डिस्कशन करेंगे। इंडिया बांग्लादेश के बारे में जानेंगे। बांग्लादेश की जो हेड हैं वो अभी उन्होंने इंडिया में विजिट किया था और हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिले भी थे। विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर 2 क्वेश्चन रहेंगे, इनके ऊपर काफी न्यूज आ रही है। देन इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में, नीति बीएमसी डायलॉग को लेकर डिस्कशन करेंगे। इंडिया और जर्मनी को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा एंड फाइनली सेक्शन 66A को लेकर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, 3 स्टेटमेंट्स देकर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इंडिया के अगर रैंक की बात करें तो स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर भारत तीसरे पायदान पे आता है, पॉसिबल है। इंडिया यूनिकॉर्न्स के मामले में दूसरे पायदान पे आता है, सेकंड रैंक हमारा है। इंडिया का जो GERD है, दैट इज ग्रोस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट इज मोर देन 3 टाइम्स इन लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ा है, 3 गुना तक बढ़ गया है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं इसको लेकर एक डिस्कशन। सोचिए क्या आंसर हो सकता है यहाँ पर। देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर आप देखेंगे या स्टार्टअप कल्चर देखेंगे कंट्री के अंदर, वो पिछले कुछ सालों में डेफिनेटली बढ़ा है। वो आपने भी फील किया होगा कि वेरियस एरियाज, सिर्फ एडटेक की बात नहीं करेंगे, एडटेक के अलावा भी आपने काफी सारे एरियाज में देखा होगा, बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी आप कह सकते हैं सेक्टर्स के अंदर जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो भी बढ़ रहा है। स्टार्टअप्स आप कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। और यूनिकॉर्न्स को लेकर भी हम कुछ एक महीने में न्यूज सुनते ही रहते हैं कि एक नया स्टार्टअप जो है वो किस में आ चुका है, यूनिकॉर्न में आ चुका है। नाउ यूनिकॉर्न की डेफिनेशन आई होप आपको पता होगी, पुराने वीडियोस में हमने डिस्कस करी है। इंडिया का जो रैंक है वो थर्ड है स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर, सो दैट इज करेक्ट। इंडिया यूनिकॉर्न के अंदर क्या सेकंड नंबर पे आता है? नहीं, यहां पर भी हमारा नंबर जो है वो तीसरा ही है, हम तीसरे पायदान पे आते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू GERD, मतलब हमारा जो ग्रोस एक्सपेंडिचर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वहां पर डेफिनेटली 3 टाइम्स हमने पिछले कुछ सालों के अंदर वृद्धि करी है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। और यूनिकॉर्न की डेफिनेशन क्या है? ऐसे स्टार्टअप्स जहां वैल्यूएशन जो है वो 1 बिलियन या इसके बियॉन्ड चला जाता है, मतलब किसी भी स्टार्टअप का अगर वैल्यूएशन 1 बिलियन हो जाता है या उससे ऊपर चला जाता है तो उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। बेसिकली दीज आर द स्टार्टअप्स व्हिच बिकम टू बिग टू फेल। ये बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो होते हैं ना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया ये सभी डेटा जो था वो यहां पर मेंशन किया गया, और क्योंकि मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है तभी ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे अगर हम बात करेंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम की तो यूजुअली शुरुआत कहां से होती है? आपने देखा होगा कि खासतौर पे इंजीनियरिंग कॉलेज IIT से काफी सारे स्टार्टअप्स निकलते हैं। तो आइडियाज इनोवेशन रिसर्च से शुरुआत होती है, फिर एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जिसे MVP कहा जाता है इसे लेकर आया जाता है। एंड देन ये देखा जाता है कि क्या इस MVP को फर्दर एक्सपेंड किया जा सकता है, क्या मासेस तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाया जा सकता है या नहीं। मिनिस्टर ने यह भी इंफॉर्म किया कि इंडिया जो है, हमने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, क्योंकि स्टार्टअप का सीधा सीधा लेना इनोवेशन से है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर भी हमने काफी इजाफा किया है। अगर आप 2015 में देखोगे हमारी रैंकिंग 81st होती थी इनोवेशन के अंदर, और 2021 की पिछले साल की रेटिंग देखोगे तो इट वाज 46। तो यहां पर भी हमने काफी बड़ा जंप हमें देखने को मिला है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक जो कि स्टार्टअप्स को लेकर ये पूछा गया। स्टार्टअप्स को लेकर बताएं इसका क्राइटेरिया क्या है। आपसे क्राइटेरिया पूछा कि हम किसको स्टार्टअप कहते हैं। क्या ड्यूरेशन जो है 10 साल तक का होना चाहिए? हो सकता है। टर्नओवर जब से वो स्टार्टअप बना है वो 100 करोड़ के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, ये भी हो सकता है। एंटिटी जो है, जो भी स्टार्टअप है, वो इनोवेशन डेवलपमेंट किसी प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट की तरफ काम कर रही हो। मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ है उसमें कोई इनोवेशन ही नहीं है, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे, वही बनी बनाई चीज को दे रहे हैं। सो दैट विल नॉट बी काउंटेड अंडर दिस एज पर द थर्ड स्टेटमेंट। सोचिए 10 सेकेंड्स आपके पास है, किसको हम स्टार्टअप कहते हैं, क्या क्राइटेरिया इसके लिए रखा गया वो आपको बताना है।
सो यहां पर ड्यूरेशन 10 ईयर्स तक होनी चाहिए, सो दैट इज करेक्ट। ये भी कहा जाता है कि जब रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपनी का या फिर उस बिजनेस का या इनकॉर्पोरेशन हुआ है, 100 करोड़ से बियॉन्ड टर्नओवर नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम उस एंटिटी के अंदर कुछ ना कुछ जो भी काम किया जा रहा है, या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अगर बनाया जा रहा है तो वो एक नई तरीके से बनाया जाना चाहिए। एट द सेम टाइम हो सकता है वो स्टार्टअप पूरी तरीके से कुछ नया प्रोडक्ट बना रहा हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ let's move to next question, which is question number 3. India has become the world's 5th largest economy. अभी हमने देखा था ये चीज, और हमने किसको पीछे किया? यूनाइटेड किंगडम को हमने पीछे किया। ये जो कंक्लूजन था, हमने काफी न्यूज देखी, हर जगह पे आपको न्यूज़पेपर में भी, अदरवाइज भी, वीडियोस में भी, पोस्ट में भी देखने को मिल रहा था कि यूके को हमने पीछे छोड़ दिया है, एंड दैट इज अ गुड थिंग। वो हमारे लिए भी एक काफी प्राउड का मोमेंट था, एंड वी आर ऑल्सो एंटिसिपेटिंग दैट इन द कमिंग ईयर्स वी विल बी ऑन द थर्ड एंड मे बी ऑन द सेकंड पोजीशन। ठीक है, तो आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है काफी जल्दी बन जाएगा। हालांकि कुछ लोग सेकंड भी कह रहे हैं, बट लेट्स सी कितना टाइम उस चीज को लगता है। अभी तो हमने क्या किया है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बने हैं, जिसमें हमने यूके को पीछे किया है। ये पूछा जा रहा है कि ये जो हमने कंक्लूजन निकाला, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जब ये कंक्लूजन निकला, तो डेफिनेटली कोई ना कोई डेटा यूज किया होगा। जैसे आपको कहते हैं कि आप आईएएस बने, आईपीएस बने, तो डेफिनेटली स्कोर कहां से आ रहा है? यूपीएससी वो स्कोर्स को बता रहा है। आपका एग्जाम किसके द्वारा लिया गया? यूपीएससी एग्जाम लेता है, उसके हिसाब से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के आपके मार्क्स आते हैं, उसी के बेसिस पे आपका रैंक जो है, रैंक 1 2 3 4 5 6 वो डिटरमिन होता है। तो उसी तरीके से जब हमारी कंट्री का रैंक डिटरमिन हुआ, तो हमारा एग्जाम किसने लिया, या फिर कहें कि हमारा डेटा जो था वो किसने इवैल्यूएट किया? ये डेटा कहां से आया? क्या ये आईएमएफ के बेसिस पे डेटा निकला, या आईएमएफ ने निकाला इसे, वर्ल्ड बैंक ने, यूएन, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन ये जो कंक्लूजन है ये किस डेटाबेस के बेसिस पे निकाला गया है? देखिए, हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट्स और आईएमएफ के डेटाबेस के हिसाब से इसे निकाला गया है। यूजुअली हमें न्यूज तो पता होती है कि इंडिया 5वें पायदान पे पहुंच चुका है यूके को पीछे छोड़कर, लेकिन हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी पीसीएस में आपको काफी हेल्प करें, और इस तरीके के क्वेश्चन आते भी हैं। बट हमें एक लेवल और आगे जाना पड़ेगा, और वहां पे ये देखना पड़ेगा कि ये कंक्लूजन निकला कहां है, क्योंकि यूपीएससी हमेशा जो पीसीएस है, जितने भी दूसरे एग्जाम होते हैं, उससे 2-4 कदम आगे ही चलता है। नाउ यहां से आगे बढ़ते हैं, और यहां पे रैंक भी आप आईएमएफ के हिसाब से देख सकते हैं। नंबर 1 पोजीशन पे है यूएस, फिर चाइना है, फिर जापान है, फिर जर्मनी है, और फिर इंडिया है। और कहा जा रहा है कि आने वाले 20 सालों में काफी ज्यादा पोटेंशियल है इंडिया के अंदर, तो हम और कहीं नहीं तो थर्ड पायदान तक तो पहुंच ही जाएंगे। और कुछ लोग सेकंड भी इस चीज को लेकर कह रहे हैं, लेकिन सेकंड में अगर आप देखेंगे यूएस चाइना बहुत ही ज्यादा आगे हैं, तो उनको पीछे छोड़ना 20 सालों में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हालांकि इंपॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज और आर जॉइंड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश? इंडिया और बांग्लादेश इसमें से कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं? क्या संप्रीति हमारे द्वारा करी जाती है? क्या हम मिलन एक्सरसाइज करते हैं? क्या हैंडशेक एक्सरसाइज करते हैं? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली दिल्ली में आए थे, 4 दिन की उनकी विजिट थी, प्राइम मिनिस्टर से वो मिले भी सही, और काफी सारे इश्यूज हैं अगर आप देखेंगे इंडिया बांग्लादेश के बीच में, काफी टाइम से उनके ऊपर चर्चा भी करी गई। जब ये आर्टिकल्स आ रहे थे तो वहां पर ये भी बात करी गई कि पॉजिटिव साइड अगर हम देखेंगे तो इंडिया बांग्लादेश काफी सारी जो एक्सरसाइज होती है वो भी कंडक्ट करते हैं, जिसमें संप्रीति एक्सरसाइज भी है और मिलन एक्सरसाइज भी है। हैंडशेक नाम की एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए, जैसे मेंस के अंदर क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको 4-5 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि कनेक्टिविटी को लेकर हम काफी सारे रेल लिंक्स जो है, पुराने रेल लिंक्स जो 1947 से पहले के थे, क्योंकि बांग्लादेश डेफिनेटली ये पहले ईस्ट पाकिस्तान बना और फिर बांग्लादेश बना, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान से पहले ये इंडिया के पार्ट होता था। ठीक है, जो अखंड भारत था उसी का पार्ट था। तब हमारे यहां पर जो रेल लिंक्स थे वो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वो रेल लिंक्स ईस्ट पाकिस्तान बनने के बाद खत्म हो चुके थे। इवन बांग्लादेश बनने के बाद भी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जैसे आपने रिसेंटली न्यूज में काफी सुना होगा, हल्दीबाड़ी को हमने कनेक्ट किया किसके साथ? चिलाहाटी के साथ। ठीक है, सो हल्दीबाड़ी इज इन इंडिया, चिलाहाटी इज इन बांग्लादेश। तो इस तरीके के काफी सारे रेल लिंक्स जो हमने दोबारा से रिवाइव करे। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश ने जो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड का एक हाईवे प्रोजेक्ट है उसको भी ज्वाइन करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। फिर BBIN प्रोजेक्ट तो हमारा चल ही रहा है। ये क्या है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, हमने इसको लेकर एक MVA मोटर व्हीकल एग्रीमेंट भी साइन किया है। BBIN ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मीटिंग भी हमने पीछे करी थी। इस BBIN के थ्रू होगा क्या? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये जो चारों कंट्रीज हैं जो पास पास में एग्जिस्ट करती हैं,
इनके जो व्हीकल्स होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स होंगे या जिसमें सामान जाता है, कार्गो व्हीकल्स होंगे, वो आसानी से एक दूसरे देश के बॉर्डर को क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर 4, तीसरा विवाद जो है ये काफी पुराने टाइम से चल रहा है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, 2010-11 में भी इसकी बात होती थी। हालांकि तब क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो एक अलायंस में थी, तब यहां पर इस चीज को सोल्व नहीं किया जा सका, और अभी भी ये जो विवाद है तीस्ता रिवर को लेकर वो एज इट इज चल रहा है। ठीक है, नाउ कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो मोंगला और चिट्टागोंग पोर्ट है उसका एक्सेस जो है वो भी इंडिया को मिलेगा। लेट्स सी आने वाले टाइम में और कौन कौन से एरियाज में हम पार्टनरशिप करते हैं। बट हाँ, हमें ये तो पता चल गया 5-6 पॉइंट्स कि हम एक्सरसाइज कौन कौन सी करते हैं, राइट। और ये सारे एरियाज जहां जहां पर हमने जो अग्रीमेंट्स है वो करे हुए हैं या फिर जहां जहां पर हम अलायंसेस कर रहे हैं। तो मेंस का आंसर भी आप आसानी से लिख सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर पूछा गया। विमेन रिजर्वेशन बिल 2008 को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इसे 108वीं अमेंडमेंट भी कहा जाता है। ये राज्यसभा में पास हो चुका है, ये लोकसभा में भी पास हो चुका है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर का रिस्पॉन्स मांगा कि 33% विमेन रिजर्वेशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट असेंबलीज के अंदर कब लेकर आ रहे हो। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कब लेकर आ रहे हो या फिर इसे कब इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि ये कहीं ना कहीं तो पास नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर दोनों जगह पास हो गया होता तो 33% रिजर्वेशन हमें सेंट्रल लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर, मतलब पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट असेंबलीज के अंदर देखने को मिल जाता। सो इट इज ऑलरेडी पास इन राज्यसभा, बट लोकसभा में यह पास नहीं हुआ है। इसे 108th अमेंडमेंट भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसके थ्रू करने की क्या कोशिश करी जा रही है, जैसे आप जानते हैं कि 3rd टियर हमारा जो है, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें, हम पंचायत लेवल की बात करते हैं, तो वहां पर 1/3 रिजर्वेशन जो है विमेन के लिए रखा जाता है। उसी की तर्ज पे कहा गया था कि ये 1/3 रिजर्वेशन या 33% रिजर्वेशन जो है ये हमें लोकसभा के अंदर और स्टेट असेंबलीज के अंदर भी महिलाओं को देना चाहिए। ठीक है, हालांकि 2014 के अंदर ये जो आपका बिल था ये लैप्स हो गया था आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ 15th लोकसभा, क्योंकि तब नई लोकसभा बनी थी, नई पार्टी पावर में आई थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट विमेन रिजर्वेशन बिल। विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर ही दूसरा क्वेश्चन है। हालांकि अगर आपने मेरी एक्सप्लेनेशन 5वें क्वेश्चन को लेकर सही सुनी है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर पाएंगे, और अगर आपने एक्सप्लेनेशन को सही नहीं सुना है, इट मींस या तो आप वीडियो को देखते देखते मल्टीटास्किंग कर रहे हैं या फिर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, और इस चीज को हमें ठीक करना है। बहुत सारी चीजों में आदत हो जाती है कि हम पढ़ते पढ़ते भी आईएएस बनने के सपने देखने लगते हैं, और वहां पर जो मेन मुद्दा सामने है, जो बुक हमारे सामने खुली है, जो वीडियो हमारे सामने चल रहा है, उससे हम ज्यादा से ज्यादा चीजें नहीं ग्रैब कर पाते। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट कहती है इट एम टू रिजर्व 33% सीट्स इन लोकसभा। क्या इसके थ्रू 33% सीट्स जो लोकसभा में रिजर्व हो जाएंगी? हो सकता है। रिजर्व सीट्स जो है उसे रोटेशन से प्रोवाइड किया जाएगा, ये भी हो सकता है। रिजर्व सीट्स जो है, ये जो रिजर्वेशन रखा जाएगा, ये 15 साल के लिए रखा जाएगा। सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है, क्या करेक्ट आंसर होगा? देखिए, अभी पीछे ही मैंने बताया था कि 33% रिजर्वेशन होगा जब हम पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, और पार्लियामेंट में डेफिनेटली लोकसभा भी आती है और राज्यसभा भी आती है, राइट। तो यस, ये स्टेटमेंट तो सही हो जाती है। अगर यहाँ पे ओनली लोकसभा लिखा होता तो फिर हम कहते कि ये गलत हो जाएगा, लेकिन ओनली वर्ड कहीं नहीं लिखा है, ओनली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। रोटेशन से सीट्स होंगी, बिल्कुल रोटेशन से सीट्स होंगी। जैसे कि आपने 3rd ईयर में देखा होगा कि कुछ सालों में कुछ लोकेशंस के ऊपर जो रिजर्वेशन होता है वो महिलाओं को दिया जाता है, मतलब वहां से उन सीट से सिर्फ महिलाएं उम्मीदवार जो होती हैं वही खड़ी हो सकती हैं। क्या ये 15 साल के लिए दिया जाएगा? बिल्कुल, स्टार्टिंग में ये 15 साल के लिए दिया जाएगा, बट आप जानते हैं कि एक बार रिजर्वेशन शुरू होता है तो फिर उसके बाद इसका असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, कि क्या 15 साल के बाद स्थिति बदली या नहीं बदली। अगर लगता है कि 15 साल के बाद यस एक एम्पावरमेंट महिलाओं को मिला है तो हो सकता है इसे बंद कर दिया जाए, लेकिन हो सकता है लगे कि 15 साल के बाद अभी भी रिजर्वेशन की जरूरत है तो फिर इसे बंद नहीं किया जाएगा। खैर, वो तो सरकारें आगे जाके डिसाइड करेंगे, फिलहाल के लिए ये सब चीजें डिटर्मिन करी गई हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। रिसेंटली एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी आई जिसमें बताया गया कि इलेक्टेड विमेन पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया के अंदर वो डिक्लाइन हुए हैं। अगर हम 2019 से डेटा जो है कंपेयर करते हैं, पहले 23.1% महिलाएं हुआ करती थी इलेक्टेड, लेकिन 2021 में ये डेटा कम होकर 9.2% आया है। इसी वजह से दोबारा से विमेन रिजर्वेशन बिल की बात शुरू हो गई है, क्योंकि बीच में काफी न्यूज आ रही थी कि भारत में महिलाओं का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो हो रहा है लेकिन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है। मतलब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो है वो पॉलिटिक्स में तो आ रही हैं, लेकिन जहां पर हम इक्वल वेज की बात करते हैं या फिर इक्वल सैलरी की बात करते हैं वो हमारे देश में देखने को नहीं मिल रहा है। खैर, यहां पर हमने विमेन रिजर्वेशन बिल जो है इसके बारे में भी डिस्कशन कर लिया। यहां पर इस इंफोग्राफिक में वही चीजें लिखी हैं, जैसे 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा जो मैं आपको बता रहा था,
108th अमेंडमेंट कहा जाता है, 15 साल के लिए रहेगा। ये सब चीजें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल आपको ये चीजें मेंस में हेल्प करेंगी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, एज पर द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट विच इज एबिसमली लो। हम ये तो जानते हैं कि हमारा रैंक जो है वो बहुत ही खराब है जब हम कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर, यूनियन लेवल के अंदर भारत में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना है, कितनी महिलाएं जो है वो चुनकर आती हैं पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन हमें यहां पर अपना रैंक बताना है क्योंकि ये रैंकिंग अभी रिलीज करी गई थी। क्या हमारा रैंक 74 है, 148 है, 97 या 193? ये मैं आपको हिंट दे सकता हूं कि 193 कंट्रीज को रैंक किया गया। देयर हैव बीन लाइक 193 कंट्रीज व्हिच हैव बीन रैंक्ड सो फार। सो हमारा रैंक यहां पर क्या हो सकता है, ये हिंट मैंने आपको दे दी है, अब आसानी से आंसर कर पाएंगे आप। और ये सेकंड हिंट आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि हमारा रैंक कुछ खास नहीं है। देखिए लास्ट में होता तो इसको लेकर बहुत ज्यादा न्यूज बनती, जो हमने देखा नहीं, तो 193 तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इन तीनों में से सबसे कम रैंक कौन सा है? रैंक का मतलब यही होता है कि जितना ज्यादा उतना खराब। तो 148 जो है वो सबसे ज्यादा, इट मींस 148th नंबर पे है 193 कंट्रीज के अंदर, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड इट इज आस्किंग अबाउट नीति बीएमजेड डायलॉग ऑफ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये इंडिया किस दूसरी कंट्री के साथ करता है? क्या हम ये फ्रांस के साथ करते हैं, यूएस के साथ, जर्मनी के साथ, या फिर यूएई के साथ? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। डायलॉग जो है 5 एरियाज ऑफ कॉर्पोरेशन के ऊपर फोकस करता है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हम इसमें क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं, हम इसमें एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं, हम इसमें एमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम इसमें एग्रो इकोलॉजी की बात करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 एरियाज के ऊपर हमारा मेन फोकस रहता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो राइट नाउ नीति बीएमजेड डायलॉग जो है ये डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, इसमें इंडिया जो है ये डायलॉग जर्मनी के साथ कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बात कर रहा है इंडिया एंड जर्मनी को लेकर ही। पूछा कि इंडिया एंड जर्मनी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, क्योंकि अभी हम ये डायलॉग कर रहे हैं नीति बीएमजेड डायलॉग, तभी यहां पर जर्मनी और हमारे बीच में रिलेशन कैसे हैं उसके बारे में बात करी गई। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको मेंस का आंसर लिखने में भी हेल्प करेंगे। जैसे पीछे हमने इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के बारे में देखा, जिसमें कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, कौन कौन से इश्यूज दोनों मुल्कों के बीच में, वो हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ दोनों ही जो है क्या वो G4 के मेंबर्स हैं? हो सकते हैं। जर्मनी जो है वो इंडिया का छठा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और यूरोप की बात करोगे तो ये अपने आप में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, ये भी हो सकता है। इंडिया जो है वो जर्मनी को सपोर्ट करता है इंडिया पैसिफिक गाइडलाइंस जो कि 2020 में रिलीज करी गई थी, उसको लेकर। सोचिए तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी, कौन सी आप एलिमिनेट करेंगे? वी आर जस्ट अबाउट टू कंप्लीट द लेक्चर, सिर्फ एक क्वेश्चन और बचा है। ओके तो यस, यहां पर दोनों ही G4 के मेंबर्स हैं। G4 में मेंबर्स कौन कौन से हैं, इसको याद करने का तरीका है, G4 को बिग J करके याद कर लीजिएगा। G4 में बिग J कंट्रीज हैं। B मतलब ब्राजील, I मतलब इंडिया, G मतलब जर्मनी एंड J मतलब जापान, ठीक है। सो दीज 4 कंट्रीज आर देयर इन द G4 ग्रुप। जर्मनी जो है इंडिया का 6 बड़ा लार्जेस्ट पार्टनर है, और ट्रेडिंग पार्टनर यूरोप के अंदर देखें तो सबसे बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। एंड इंडो पैसिफिक गाइडलाइंस को लेकर जो बात करी गई है वो भी आपकी करेक्ट हो जाती है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो सेक्शन 66A को लेकर है। अभी न्यूज में था, कंट्रोवर्सीज की वजह से न्यूज में था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया है, पॉलिटिकल एरिया नहीं है, तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। नाउ इसके हम एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट को ही देखेंगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को नहीं देखेंगे। सेक्शन 66A जो है ये किससे रिलेट करता है? आईटी से रिलेट करता है, डाउरी से रिलेट करता है, हैकिंग से रिलेट करता है, या कोई ऐसा एरिया जो यहां मेंशन ही नहीं किया गया उससे रिलेट करता है? सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो जितने भी केसेस सेक्शन 66A जो आईटी एक्ट का है उसके अंदर आपने रजिस्टर करें, उसे विड्रॉ करो। क्यों? क्योंकि आज से अप्रोक्सीमेटली 5 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 66A जो था इसे हटा दिया गया था बेसिकली। तो कहा गया था कि जब ये हट ही गया तो इसके अंडर में आप केसेस को कैसे रजिस्टर कर सकते हो? तो ये किससे रिलेट करता है? इट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यूजुअली 66A को जो है यूज किया जाता था ज्यादातर बेसिकली सोशल मीडिया पे, कभी कोई कुछ लिख देता था तो फिर वहां पर अरेस्ट हो जाता था, तो वहां पर सेक्शन 66A जो था वो काफी ज्यादा न्यूज में रहता था। खैर नाउ यहां पर देखिएगा व्हाट द कोर्ट सेड। कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो सेक्शन 66A है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसको कहीं ना कहीं
खत्म करता है, क्योंकि फिर बेसिकली क्या हुआ, जब अरेस्ट होने शुरू हुए काफी सारे लोग जो थे उन्होंने लिखना ही बंद कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि अगर कभी भी कुछ ऐसी वैसी चीज लिख दी तो उनका अरेस्ट हो जाएगा। तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसको कहीं ना कहीं 66A जो है वो खत्म कर रहा है, एंड दैट्स वाई इसे स्ट्रक डाउन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि इसमें कुछ अच्छी चीजें भी थी, अगर आप देखोगे इसके अंदर, अगर हम बात करें, अगर आप या कोई भी व्यक्ति कोई ग्रोसली ऑफेंसिव मैसेज लिखता है तो उसके अंतर्गत 66A लाया जा सकता था। अब कोई चीज किसी के लिए ऑफेंसिव है किसी के लिए नहीं है, तो वहां पे सब्जेक्टिविटी काफी ज्यादा होती थी, ठीक है। एट द सेम टाइम हाँ, अगर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस, किसी को पर्टिकुलरली मैसेजेस सोशल मीडिया के ऊपर नहीं, पर्सनली कुछ ऑफेंसिव मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, तो वहां पर डेफिनेटली 66 लगाया जा सकता है। तो कुछ पॉजिटिव चीजें थी, कुछ नेगेटिव चीजें थी। हालांकि होता यही है कि जब मिसयूज किया जाता है किसी चीज को, देन वो एक मीनिंग बन जाता है। खैर, यहां पर रिवीजन करेंगे जल्दी से 30% मोर मटेरियल रिटेंशन के लिए, फिर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है वो देखेंगे, और विनर कौन है वो भी देखेंगे। नाउ यहां पर आंसर करने का तरीका सिंपल है, आपको जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आता है मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अदरवाइज भी जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं इसको लेकर आप कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, बाय द टाइम मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था आपको लिख देना चाहिए था कि इंडिया 3rd नंबर पे है स्टार्टअप के अंदर, यूनिकॉर्न के अंदर भी 3रे नंबर पे है, और ग्रेड जो है हमारा काफी ज्यादा बड़ा है पिछले कुछ सालों के अंदर। स्टार्टअप की डेफिनेशन हमने देखी थी, यहाँ पर नॉट एक्सीड 100 करोड़ 10 ईयर्स की जो इसमें क्राइटेरिया था वो भी दिया गया था। यहां से आगे बढ़ के हमने क्वेश्चन नंबर 3rd को देखा था, जिसमें हमने देखा कि हम बार बार ये तो कह रहे हैं कि हम 5वें नंबर पे हैं, हमने यूके को पीछे छोड़ दिया, लेकिन किस बेसिस पे, डेटा कहां से आया, किसने बताया हमें, तो आईएमएफ का डेटा यहां पर हमें ये चीज बता रहा था। नेक्स्ट हमने इंडिया बांग्लादेश की एक्सरसाइज के बारे में देखा, कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम दोनों, संप्रीति एंड मिलन, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से इश्यूज हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, जो 5 इश्यूज मैंने आपको बताए थे, क्योंकि आज मेंस का क्वेश्चन भी इसी के ऊपर होने वाला है। फिर हमने विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में पढ़ा, बताइए इसे कौन से नंबर की अमेंडमेंट कहा जाता है। यस, ये राज्यसभा में पास हो चुका है, लोकसभा में नहीं हुआ था, फिर लैप्स हुआ और यहां पर नई लोकसभा बनी, 108वीं अमेंडमेंट के तौर पर इसे जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यहां से आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चले थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमने क्या देखा था, यहां पर भी रिजर्वेशन बिल को लेकर देखा, 33% रिजर्वेशन दिया जाता है, क्योंकि अभी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को कम हो रहा है, इसी वजह से रिपोर्ट आई थी। वैसे इंडिया की रैंक क्या है इसके अंदर, 148, ये भी देखा था हमने। एंड यहां से आगे बढ़ के हमने नीति बीएम से डायलॉग देखा था, जो हम जर्मनी के साथ करते हैं, और जर्मनी को लेकर हमने कुछ और फैक्ट्स भी देखे थे। G4 का मेंबर, और हम उनको जो पैसिफिक गाइडलाइंस है उसमें भी सपोर्ट करते हैं। 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन यूरोप के अंदर नंबर 1 पे है। फिर हमने सेक्शन 66 से देखा, जो आईटी एक्ट के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। रिवीजन के बाद चलते हैं जल्दी से। टॉपर या फिर कहा जाए कि जो विनर है हमारे लास्ट टाइम के वो है रुबीना, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, टू बी द नेक्स्ट विनर, ताकि आपका नाम विनर कैटेगरी में आ सके। G4 में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, चाहे तो शॉर्ट में बता दीजिएगा, जो मैंने आपको एक सॉर्ट ऑफ ट्रिक बताई थी याद करने की, या फिर आप उसे एक्सपेंड करके चारों कंट्रीज का नाम भी लिख सकते हैं। मेंस या इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कुछ इस तरीके से है कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप को आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, और ये बताना है कि दोनों के बीच की, मतलब इंडिया बांग्लादेश के बीच की जो पार्टनरशिप है उसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे एनहेंस किया जा सकता है। देखिए, सिंपली इंटरव्यू में पूछना होगा तो पूछा जाएगा आपसे, बताएं, क्योंकि अगर वो देखते हैं कि आईएफएस आपने पहले नंबर पे भरा है या नहीं भी भरा तो भी कोई बात नहीं, मान लीजिए दूसरे या तीसरे नंबर पे भरा है तो भी पूछ सकते हैं, बताइए इंडिया बांग्लादेश के बीच में आजकल क्या नया चल रहा है। तो फिर पुरानी चीजों के ऊपर भी बातचीत हो सकती है, पुराने मुद्दों के ऊपर भी बातचीत हो सकती है। मेंस के लिए वैसे 250 वर्ड्स में आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं उन पॉइंट से जो मैंने आपको बताए। नाउ यहां पर लेक्चर को करेंगे वाइंड अप, लेकिन आप प्लीज लाइक द वीडियो, अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ये बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि डेली बेसिस पे जितने भी वीडियोस आते हैं उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। यहां पर मार्क्स जो है प्लीज देख लीजिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में है, लेकिन हाँ, डेली बेसिस पे ये इंश्योर करना जरूरी है कि कुछ टाइम के बाद आप अपर कैटेगरी में आना शुरू कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।